लिखें। तो अपन ने 7 कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। होमवर्क आज से शुरू करिएगा, थोड़ा बहुत दिया था, ठीक है। लिखें। ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो थम्स अप कर दें। बहुत बढ़िया। लिखें। When no potential difference is applied, चलें। केस 1, when no potential difference is applied, डायग्राम बनाइएगा। आज पूरा लेक्चर सुनने समझने का है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़िएगा, एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। चलो अब बातचीत बंद कर दो, आराम से समझो। ये घर पर एक तार है, खुला तार, जैसे ये तो सब कनेक्टेड हैं, सब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, बैटरी से सप्लाई से जुड़े हुए हैं। घर पे जो लूज तार होते हैं, कटे हुए हैं, थैली में पड़े हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हेडिंग देखिए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। मजे की बात है, इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी हैं, क्योंकि वायर तो कॉपर का है और कॉपर के अंदर तो जबरदस्त नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर जबरदस्त कितने हैं सर? 100, 10,000, सर 1 लाख पकड़ लें, सर 1 करोड़ ले लो सर। भाई 1 करोड़ 10 करोड़ भी नहीं, संख्या देखोगे तो मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 10 की घात 28, करोड़ों खरबों से भी बहुत ज्यादा। 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है साहब। अब ये इलेक्ट्रॉन सारे क्या कर रहे हैं बताइए? रैंडम मोशन कर रहे हैं। पर गुरुजी रैंडम मोशन करने के लिए तो एनर्जी कहां से आएगी? तो थर्मोडायनेमिक्स में याद करिए, टेम्परेचर के कारण एक एनर्जी आती है 3/2 kT। थर्मोडायनेमिक्स आपको सिखाएंगे, टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी आती है वो क्या होती है? 3/2 kT। और काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। लिखना शुरू करिए। तो 2 से 2 कटा, v आ गया √3 kT/m। इसे बोलते हैं थर्मल स्पीड। और जहां पे T है वो है टेम्परेचर। तो v इज √ प्रोपोर्शनल टू √ टेम्परेचर। तसल्ली से लिखते जाइए, जो जो सवाल बनते जाएंगे मैं आपको सिखाता जाऊंगा। बिल्कुल। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, देखिए ब्लैक कर दिया। अब पहला कॉन्सेप्ट आ चुका है। क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन? रैंडम मोशन। उनके पास कौन सी स्पीड है? थर्मल स्पीड। इसकी वैल्यू सुनोगे तो भी घबराओगे। इसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड का ऑर्डर होता है 10 की घात 5। भाई साहब इतनी तेज गति से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन, तांडव हो रहा है अंदर, तांडव। संख्या देखो 10 की घात 28 और स्पीड देखो 1,00,000 मीटर पर सेकंड। 1,00,000 मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर तांडव कर रहे हैं। मजे की बात, फिर भी करंट फ्लोइंग कितना है? 0। आप जानते हैं घर पे जो वायर पड़ा है थैली में, लूज वायर, दुकानों से आप जो वायर खरीद के लाते हो, करंट तो उसमें 0 है। 1 मिनट, आप तो बचपन में हम पढ़ के आए थे, जब जब चार्ज फ्लो करता है तब तब करंट आती है।
क्या इलेक्ट्रॉन है क्या फ्लो कर रहे हैं? अरे फ्लो क्या सर, तांडव मचा रहे हैं, उसके बाद भी करंट कितनी? ये क्या मतलब है यार? अब ध्यान से सुनिए, मजा आएगा। ये भी एक छोटा सवाल है। किसी भी क्रॉस सेक्शन से बात करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने ही राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो बताए नेट फ्लो 0 है। कल का आप लेक्चर देखिए, मेरी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन, मजा आएगा। ये आपको 10वीं और 12वीं के बच्चों से अलग करेगी। 10वीं के बच्चे को याद है फ्लो ऑफ चार्ज, अपनी डेफिनेशन देखो, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। 10वीं का टॉपर बच्चा पढ़ाई करता है फ्लो ऑफ चार्ज, जबकि फ्लो नहीं है, नेट फ्लो। क्या यहां फ्लो हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, बट नेट फ्लो 0 है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, कोई आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है? रैंडम मोशन। एवरेज वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड 0 नहीं है, एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0। देख लीजिए, अभी हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। 3-4 बातें बताइए। करंट फ्लोइंग कितनी? 0। एवरेज वेलोसिटी 0। थर्मल स्पीड रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पूछा जाता है, लिख लेना। अब हमने लगाया केस 2, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब बहुत मजे आएंगे, देखना, पूरा लेक्चर ही आज काम का है और अच्छे से समझिएगा। अब आपने क्या किया, कंडक्टर के किनारों पर क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर के किनारों पर क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब एक एक स्टेप समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या पैदा हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना, ये प्लस है और ये माइनस। प्लस वाला किनारा कहलाता है हायर पोटेंशियल, माइनस वाला कहलाता है लो पोटेंशियल। देखते जाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताइए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। 12वीं कक्षा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बल लगाती है, 12वीं पढ़े हुए हो, F बराबर QE। और ये बल हमेशा, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। लिखते जाइए, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन पे बल कहां लगेगा? पीछे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, फोर्स पीछे लगेगा। तो एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहला बैटरी लगाई, ओके सर। बैटरी लगाने से क्या पैदा हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। बताइए क्या ये बात ओके है? अब थोड़ा सा कहानी को समझिएगा, मजा आएगा। रैंडम मोशन तो पहले भी हो रहा था, रैंडम मोशन अभी भी हो रहा है, बट अब एक नया और क्या लगने लग गया? फोर्स। उस फोर्स से उसकी ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा, है ना। 2-3 बार आराम से रिलैक्स करिए।
पेन पेंसिल छोड़िए, थोड़ा इमेजिनेशन करिए, मस्त थोड़ा सोचिए। ये मेरे पास एक प्लेन है, या एक जमीन मान लीजिए, पूरी जमीन है, ये प्लेन है। इस पर मैंने बहुत सारे क्या लगा दिए, पिलर्स, ऐसे ऐसे खूब सारे क्या लगा दिए, खंबे, पिलर लगा दिए, ठीक है। और एक बॉल को इनके बीच में छोड़ दिया। आराम से बताइए तुक्का क्या होगा? क्या बॉल सीधी जाएगी या रैंडम करेगी? क्यों? इमेजिन करिए, पहले से टकराई, फिर मुड़ गई, फिर दूसरे टकराई, फिर तीसरे टकराई, फिर चौथे से टकराई, लगातार क्या करती रहेगी? रैंडम। यहां तक आप आराम से समझिए। वापस इमेजिनेशन लाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। हटा देता हूं स्लाइड, लो आराम से रिलैक्स करिए। एक प्लेन इमेजिन करिए, बहुत सारे इसमें पिलर्स लगे हुए हैं, एक बॉल को बीच में छोड़ दिया तेज गति से, क्या करेगा वो रैंडम मोशन करता रहेगा। ये है केस 1, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन। अब आपने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इस प्लेन को हल्का सा तिरछा कर दिया। खंबे अभी भी हैं, पर प्लेन को क्या कर दिया? तिरछा। अब बताइए, क्या रैंडम मोशन बंद हो जाएगा क्या? रैंडम मोशन बंद नहीं होगा। बॉल तो टकराएगी टकराएगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, पर एक बात पक्की है मेरे दोस्त, बॉल फिसलती हुई कहां जाएगी? कोई भी बच्चा बोले सर कर तो रैंडम रही है, पर अल्टीमेटली जा कहां रही है? क्यों? परवेश सर, mg का एक कंपोनेंट, mg साइन थीटा। इमेजिन करिए, मतलब बॉल के पास रैंडम मोशन तो है, पर एक नया मोशन और आ गया, नीचे की तरफ जाना, और उसके लिए जिम्मेदार है mg साइन थीटा। अब इन दोनों बात को दिमाग में भर लो। अब आओ यहां, ये है पहला, क्या हो रहा है? रैंडम। अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या लगाया? बल। जिस प्रकार mg साइन थीटा ने बल लगाया था और बॉल ने फिसलना शुरू कर दिया था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन की क्या शुरू हो जाएगी? ड्रिफ्टिंग। कहां? पीछे। क्योंकि रैंडम तो अभी भी हो रहा है, पर एक नया मोशन और शुरू हो गया, जैसे ये वाला। हर बच्चे, तुम 200 बच्चे बैठे हो, हर बच्चा कह रहा है सर बॉल फिसलेगी कहां, सर फिसलेगी कहां? उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के बल के कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहां होंगे? पीछे। क्या रैंडम बंद हो गया क्या? ये देख, मैंने रैंडम बंद भी नहीं किया, देख ले, ये देख रैंडम बंद भी नहीं किया, पर अब मोशन कहां है? पीछे की तरफ। क्यों है पीछे की तरफ बताइए? क्योंकि फोर्स लग रहा है। इसमें बताओ कहां फिसल रही थी बॉल, बताओ क्यों फिसल रही थी? नीचे। mg साइन थीटा। मतलब mg साइन थीटा जो यहां खेल खिला रहा था, वो खेल यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स खिला रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की एक नई चीज और चालू हो गई, ड्रिफ्टिंग, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगी? करंट। अब बताओ नेट फ्लो कहां होगा? पीछे। नेट फ्लो पीछे। रैंडम तो हो रहा है, पर नेट फ्लो कहां जा रहा है? पीछे। दैट्स वाई सर्किट में क्या फ्लो होनी शुरू हो जाएगी? करंट। और उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है vd बराबर ई अपॉन m इंटू टाउ। पहले इस स्लाइड में देख लीजिए, कुछ दिक्कत हो तो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्या ये बात कहानी समझ में आई आपको? बेटा एक बात थम्स अप करके बताइए, क्या आपको समझ में आई? पहले जिगजैग मोशन हो रहा था, और फिर आपने उस प्लेन को हल्का सा तिरछा कर दिया, तिरछा करने से mg साइन थीटा के कारण बॉल नीचे जाने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एकदम साफ। चलिए फैन बंद कर दूं? ये वाला फैन का बटन बंद कर दे। पता है तुझे कौन सा है ये वाला फैन? पता है? चलिए, तो डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, 12th बोर्ड में हम डेरिवेशन करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी हम सीधा सूत्र याद करेंगे, vd बराबर ई अपॉन m इंटू टाउ। एक एक टर्म बताओ। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वैल्यू सबको रटी होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। E कौन?
इलेक्ट्रिक फील्ड, m कौन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉ कौन, रिलैक्सेशन टाइम। एकदम शानदार याद होना चाहिए। अब ध्यान से देखें, अच्छा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये भी लिखें, द एवरेज टाइम इंटरवल टू सक्सेसिव कॉलिजन, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। अब देखें, E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास आप और मैं बदल नहीं सकते, टॉ एक गिवन टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहता है, तो ये सारी टर्म कांस्टेंट है, तो इनकी जगह लिख देते हैं म्यू, और एक नया फॉर्मूला आ गया Vd बराबर म्यू ई। इस पे नीट में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। और म्यू को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मोबिलिटी। म्यू को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन इस पे सीधा आया हुआ है, Vd बराबर म्यू ई। तसल्ली से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, चैप्टर आसान, आसान चैप्टर, फुल स्कोरेबल, बढ़िया मेहनत करके इसको टकाटक करिए। एनसीईआरटी करना जरूरी है। अभी कल एनसीईआरटी कराई थी, जिन बच्चे नहीं देख पाए, संडे को बैठकर एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स की टोटल 40 सवाल हैं, कल कराए मैंने 20 क्वेश्चन, पार्ट 1, पार्ट 2 लाऊंगा 3-4 दिन बाद 20 क्वेश्चन और। उससे क्या होगा, साथ साथ अपनी एनसीईआरटी भी क्या होती जाएगी, फ्री। इस साल कोई कमी नहीं छोड़नी है, हर चीज करनी है। और एनसीईआरटी तो सिलेबस है, इससे भाग के क्यों दूर जाना है भाई, सिलेबस है ये तो संडे को बैठकर टारगेट बनाइए। रे ऑप्टिक्स के 40 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए कल, 20 क्वेश्चन को अच्छे से निपटा लीजिए, ताकि फिर अगले 20 क्वेश्चन आएंगे फिर वो कर लेना। तो आपको 2 बार में ऐसा लगेगा, अरे यार सर एनसीईआरटी पूरी डन, बढ़िया तैयार, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व सब तैयार, ठीक है, यहां तक ओके है। अब वापस देखें यहां तक, ई एम टॉ ये सब क्या है, कांस्टेंट, इनको बोल दिया म्यू, मोबिलिटी, तो Vd का फॉर्मूला आ गया म्यू इंटू ई, Vd का फॉर्मूला आ गया म्यू इंटू ई। क्या बात ओके है क्या, आगे बढ़े, चलिए। अब एक और 11th का 12th इलेक्ट्रोशर्ट्स का फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू एल, V बराबर ED होता है, तो V बराबर E इंटू एल। एल क्या है, यहां छोटा सा डायग्राम बना दें ताकि चीजें समझ में आए। ये कंडक्टर, ये क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये एक नई डिजाइन क्या बना रहे हो, थोड़ा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बड़ा V, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लंबाई कितनी है L, ये है E, ये है V। अब तीनों के बीच में रिलेशन V, E और L, तीनों को नाम बोल लो, मुंह क्यों बंद कर रखा है, नाम बोल लो ना, नींद खुलती रहेगी। V पोटेंशियल डिफरेंस, धीरे धीरे बोल ले पर शर्म मत कर, V पोटेंशियल डिफरेंस, E इलेक्ट्रिक फील्ड, L लेंथ, V बराबर EL। तो यहां से अगर मैं E निकालना चाहूंगा मेरे बच्चे, तो क्या आ जाएगा, V बाय L। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और आ गया, एज वी नो Vd बराबर E अपॉन M इंटू टॉ। इस E की जगह मैंने लिख दिया E V बाय L इंटू टॉ। ये सब काम आएंगे न्यूमेरिकल में, जितने बढ़िया आपको समझ में आएंगे उतना मजे आएंगे। एक एक टर्म समझिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मजे की बात है, अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो वो होती है 0.1 mm पर सेकेंड, इतनी कम, 10 की पावर -4 इस ऑर्डर की होती है। अब आपके सामने 3 फॉर्मूले आ चुके हैं ड्रिफ्ट के, तीनों को देख लो,
तीनों पे प्रश्न मिलेंगे। एक एक फॉर्मूले को बोल लो ताकि बढ़िया आ जाए। ये बहुत अच्छा है, वी डी बराबर म्यू ई। छोटा है, बोल ले एक बार, वी डी बराबर, वी डी बराबर, वी डी कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू मोबिलिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए क्या बात ओके है? आगे बढ़ें। अब यहां बताता हूं आपको 4-5 असर्शन रीजन के प्रश्न, बढ़िया बढ़िया, जिससे आपको बातें समझ में आएंगी। क्योंकि आज कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आज सारे कॉन्सेप्ट की बातें हैं। चलिए करूं, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं भाई, लिख लिया बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड। चलो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। पहला सवाल, ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, बहुत कम, तो फिर ऐसा क्यों होता है? हम घर में स्विच को ऑन करते हैं और हमारे घर का जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो तुरंत ऑन हो जाती है। ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम, 10⁻⁻⁴, एक किनारे से दूसरे किनारे में जाएंगे तो 4 घंटे लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को जाने में। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत कम है। जबकि सर आप मेरे साथ हॉस्टल चलो सर, मैं सर बटन दबाऊंगा और तुरंत बल्ब ऑन होंगे। सर चलो मेरे साथ, चलो 1:30 बजे घर, हॉस्टल में दिखाऊंगा सर मैं आपको। सर बल्ब ऑन करते ही सर, स्विच ऑन करते ही बल्ब ऑन होता है सर। और ये तो कुछ नहीं सर, आप मेरे घर चलो, 2-3 फ्लोर का घर है सर, मैं नीचे ऑन करता हूं, 3rd फ्लोर पे लाइट तुरंत ऑन होती है। आप कह रहे हो ड्रिफ्ट स्पीड तो होती है बहुत कम, जबकि सर मैं तो इतने सालों से जैसे स्विच ऑन करता हूं घर में बल्ब ट्यूबलाइट तुरंत ऑन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? एनसीईआरटी का प्रश्न है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दे रखा है। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा लग रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, 10⁻⁻⁴, मतलब धीरे धीरे, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाएगा तो उसमें सर 6-7 घंटे लग जाएंगे। पर सर मैं आपको क्या बताऊं, स्विच ऑन करते ही पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट तुरंत ऑन होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है, आप जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है। नहीं, होता क्या है वो सुनिएगा, मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में फैले हुए हैं, सुनते जाइएगा। इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में फैले हुए हैं, 2-3 बार बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में फैले हुए हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तुरंत क्या सेटअप होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से सेटअप होती है, इतनी फास्ट, वेरी क्विकली। और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, जो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं से क्या शुरू कर देता है? ड्रिफ्ट। हमारे मन में क्या है? इलेक्ट्रॉन एक किनारे से दूसरे किनारे पे आएगा। नहीं भैया, पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, सब अपनी अपनी जगह से ही क्या शुरू कर देते हैं? ड्रिफ्ट। और तुरंत सर्किट क्या हो जाता है? कंप्लीट। तो आंसर क्या है? जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप वेरी क्विकली एंड द इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इंस्टेंटेनियस क्या हो जाती है? स्टार्ट। और सर्किट में क्या फ्लो हो जाती है? करंट। सर और कोई छोटा एग्जांपल बताओ जो अपने छोटे भाई को समझा दूं सर, 6th-7th में भाई है सर, वो भी समझ में आ जाए सर उसको। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 80 फ्लोर की बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी, पानी की टंकी होती है सबसे ऊपर, आप रहते हो 1st फ्लोर पर। ध्यान से सुनिएगा, आप रहते हो 1st फ्लोर पर, पानी की टंकी कहां है?
80 फ्लोर पर सबसे ऊपर। आप किचन में, वॉशरूम में नल शुरू करते हैं, अच्छे से बताइएगा, कुछ समय बाद पानी आता है या तुरंत आता है? तुरंत। क्यों यार? पानी का मॉलिक्यूल तो 80 मंजिल से नीचे तक आएगा तो समय लगेगा ना। कोई कह रहा है ग्रेविटी, कोई कह रहा है प्रेशर, ना, पूरे पाइप में पानी भरा हुआ है। जैसे ही आप ऑन करते हैं 80 मंजिल वाला पानी का मॉलिक्यूल नहीं आता, जो नल के पीछे जस्ट है वो आता है। सेम। अब यहां कल्पना करिए, आप क्या समझ रहे हैं अभी तक मेरे बच्चे, कि सर इस किनारे से इस किनारे इलेक्ट्रॉन जाएगा? नहीं, पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, पूरे पाइप में पानी भरा हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप वेरी क्विकली, वेरी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होते ही इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाना शुरू कर देती है? बल। और सर्किट पूरा होते ही सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है। तो बताइए इस अससन रीजन का आंसर क्या देंगे? इस अससन रीजन का आंसर क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप वेरी क्विकली। और सही जवाब है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से सेटअप होती है वेरी क्विकली। एंड इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग है वो इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाती है? स्टार्ट। और सर्किट में करंट फ्लो ना शुरू हो जाती है। हमारे मन में ऐसा हो रहा है, अरे यार इलेक्ट्रॉन एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगा। नहीं बच्चे, एक किनारे से दूसरे किनारे पे नहीं जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं से ड्रिफ्ट शुरू कर देगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत तेज गति से विद द स्पीड ऑफ लाइट सेटअप होती है। पहला अससन रीजन का बढ़िया सवाल। दूसरा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ड्रिफ्ट स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ड्रिफ्ट स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए सीखते, मजा आएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ईमानदारी से बताओ, अभी आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या थर्मल स्पीड बढ़ेगी क्या? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल स्पीड बढ़ेगी क्या? और सोचिए अगर थर्मल स्पीड बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ज्यादा तेज गति से चलेंगे तो टकराने की संभावना है। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन, और नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगे तो दो टक्कर के बीच का टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम। और हम जानते हैं ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है E/m/टॉ, और अगर टॉ कम होगा तो Vd भी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाती है। भाई साहब, आज पूरा ही लेक्चर अससन रीजन के प्रश्न है। और मजा आएगा जब आप मॉड्यूल करोगे, अरे यार इतने थ्योरेटिकल सवाल आए हुए हैं क्या। अससन रीजन आपको रीजन के साथ आना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी थर्मल स्पीड बढ़ती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ज्यादा ज्यादा कॉलिजन होंगे, ज्यादा ज्यादा कॉलिजन होंगे, ज्यादा ज्यादा कॉलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी कम होगी। तीसरा, ये जेई मेन में आया है, कहां से कहां मूव करते हैं एंड उनका पाथ कैसा होता है?
चलिए, एक बच्चे ने बहुत सही जवाब दे दिया है, सर पाथ पैराबोलिक होता है। बहुत सही। हमें दिख रहा है कि सर हमने तो सर सीधा सीधा बना दिया, देखो सर आप, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये पाथ कैसा होता है? कर्व्ड। कर्व्ड पाथ होता है। मोर प्रिसाइज कहें तो पैराबोलिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने पर। अप्रोक्सीमेटली हम उसको क्या बना देते हैं? स्ट्रेट लाइन। पर जब पाथ ही पूछ लिया गया, एनसीईआरटी में प्रश्न है, पाथ ही पूछ लिया गया, तो आपको जवाब देना है कैसा? पैराबोलिक। कहां से कहां जाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आराम से देखिए, ये बैटरी लगाई, तसल्ली से देखिएगा, ये बैटरी लगाई, क्या पैदा हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू। आंखें खोलिए, जल्दबाजी में बच्चा बोल देता है हाई से लो। नहीं, करंट जाती है हाई से लो, इलेक्ट्रॉन तो उल्टे जा रहे हैं। वो छोटे छोटे सवाल ही पूछता है जहां बच्चा फंस जाए। आप देखो ना चित्र में, प्लस प्लस क्या है? हाई पोटेंशियल। माइनस क्या है? लो पोटेंशियल। सर आपने तो कहा था हाई से लो। अरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। कितना प्यारा सवाल है। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग कहां होती है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और पाथ बताइए, पाथ यूजुअली कर्व्ड, बोले तो पैराबोलिक। हम उसको अप्रोक्सीमेशन लेकर स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, पर वास्तव में पाथ कैसा होता है? वास्तव में पाथ होता है कर्व्ड, पैराबोलिक। कितना बढ़िया सवाल, जेईई मेन में आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और पाथ कैसा होगा? कर्व्ड। चल चौथा, चौथा देख। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर जीरो होती है। बिकॉज, साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो, करंट कैरिंग वायर is electrically neutral। इसलिए आउटसाइड द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट इनसाइड द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वही तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ड्रिफ्ट। ये भी एक अच्छा सवाल। आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात, सुनते जाइएगा। बच्चे क्या अससन रीजन में फंस जाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं। जैसे ये वायर है, आप देखिए, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, पर इस वायर पे टोटल चार्ज जीरो है। आपको कैसे यार, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा। भैया इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, केमिस्ट्री भूल गए क्या? न्यूक्लियस नहीं होता होगा क्या? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी तो है। टोटल चार्ज इस पर, अगर इस पर टोटल चार्ज होता ना कुछ, तो ये आसपास की चीजों को क्या करता? अट्रैक्ट। बात समझिए, इन सभी में करंट फ्लो हो रही है, पर दे ऑल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल है ये, इनमें भले ही करंट फ्लो हो रही है, पर इस पे टोटल चार्ज कितना है? जीरो। और सोचिए, अगर टोटल चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो
जीरो होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटसाइड चार्ज के कारण आएगी। ये देखिए कितना अच्छा है, पॉइंट देखिए कितना बढ़िया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज बिकॉज करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझे, टोटल चार्ज जीरो। पर सर आप तो कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इनसाइड। वो किसने दी, आपने, मैंने या बैटरी ने? ये भी एक अच्छा पॉइंट, तसल्ली से याद करें। देखते जाइए। पांचवा, एक वायर है हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये पूछा जा चुका है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? बताइए क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? करंट। दो बार आया है पेपर में। कारण क्या है, यहां से करंट 10 एम्पियर निकली, जरा सोच, 10 एंटर हुई, 10 ही तो निकलेगी। यहां भी 10, यहां भी 10, किसी भी क्रॉस सेक्शन में 10 ही रहेगी। तो सर कोई चीज ऐसी होगी जो बदलती होगी। हाँ, क्या बदलती है आगे जाके बताऊंगा। करंट डेंसिटी अलग होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, पर एक चीज सेम है, करंट। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है? आंसर है करंट। सर क्या क्या अलग होगा वो बता सकते हो? हाँ अभी लिख ले, बाद में देखते रहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, करंट डेंसिटी अलग अलग होगी। कौन सी कम ज्यादा होगी बाद में देख लेंगे यार। अभी ये ध्यान रख, क्या चीज सेम रहेगी, क्या चीज सेम रहेगी। बताइए क्या ये पांचों कॉन्सेप्ट ओके हैं क्या? 2 मिनट लीजिए, रिलैक्स रहिए, मेरे कहने पर पांचों पढ़ लीजिए। एक बार कच्चे पक्के तो यहीं याद हो जाने दीजिए। फुल अससन रीजन के प्रश्न हैं, एक बार पांचों पढ़ लीजिए मन लगा के। जे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जे करंट डेंसिटी। अभी पढ़ेंगे क्या होता है। और छठा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, तीनों ड्रिफ्ट के फॉर्मूले एक साथ लिख लीजिए। लगाऊं पिछली स्लाइड? ठीक है, बहुत आराम से लिखते हो एकदम, हैं? समझ समझ के। चलिए आगे बढ़े। छठा कॉन्सेप्ट, तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख दिए, देख लें। म्यू मोबिलिटी, एक बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। वी डी बराबर म्यू ई, इस पे सवाल आया हुआ है। और ई की जगह लिख सकते हैं वी बाय एल। लिखें, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये भी फॉर्मूला आपको याद है, अगर 12th क्लास में याद हो तो, आई बराबर एन ए ई वी डी।
आई बराबर एन ए ई वी डी। एक एक टर्म बताइए, एन क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये ध्यान दीजिए, पर मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला आसान है पर सवाल फंस जाता है। कारण क्या है? वो कहता है क्वेश्चन में, वो एग्जाम्पल में ऐसा कहेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इंटू 10 की पावर 22, ऐसा लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में। अब बच्चा क्या यूनिट कन्वर्जन में इतना परेशान होता है कि गड़बड़ हो जाता है। अब उसको ये तो पता है एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, पर ये तो क्या दे रखा है? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या मतलब है वो देखो, एन है 8 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर हमें चाहिए किसमें? मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर बोले तो 10 की पावर -2, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4, 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 की पावर -6। यूनिट कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आती है और इसी से सवाल गलत हो जाता है। बच्चे को फॉर्मूला याद है, वो समझ ही नहीं पाता यार गड़बड़ क्या हो रही है। क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, पर हमें तो एसआई सिस्टम में करना है, तो हमें तो क्या चाहिए बताइए? मीटर क्यूब चाहिए। तो n बराबर 8 इंटू 10 की पावर 22, सेंटीमीटर क्यूब को लिखेंगे 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 22, -6 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 8 इंटू 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये अब n कहलाएगा। आप इस बात को गहराई से समझें, ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्या सवाल गड़बड़ हो जाता है और इतना कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं हम कि पजल हो जाते हैं कि करना क्या है। तो छोटी छोटी बारीकियां सीखेंगे क्योंकि चैप्टर आसान है। अगर यूनिट कन्वर्जन भी मजबूत हो जाए, चीजें पकड़ में आ जाएं, तो और बढ़िया है। बताइए क्या यहाँ ओके है क्या? मैं वापस समझाता हूं, देख ध्यान से, न्यूमेरिकल मिलेगा तुझे आज, फिर फंसेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में दे रखे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में काम नहीं करना है, मीटर क्यूब में काम करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर बदलेंगे, ये देख कोने में लिखा है, सेंटीमीटर होता तो -2, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो -4, सेंटीमीटर क्यूब होता तो -6। ये सेंटीमीटर क्यूब है, -6, -6 ऊपर जाएगा तो +6। ये ध्यान रखिए। बोलिए क्या ये बात ओके है क्या? आगे बढ़े तो फॉर्मूला आ गया आई बराबर NaVd। यहीं से अगर मैं Vd का फॉर्मूला निकाल लूं तो Vd का फॉर्मूला आ जाएगा I बटे NaE। यहीं से Vd का फॉर्मूला आएगा I बटे NaE। यहीं से Vd का फॉर्मूला आएगा I बटे NaE। अब एक परेशानी है, क्या परेशानी है वो देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले आप नोट कर लीजिए। अब आप देखो यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में बहुत परेशानी होती है। एक फॉर्मूला आ गया ये वाला, एक फॉर्मूला है ये। अब इसमें बच्चा परेशान होता है कि सर सवाल में असर्शन रीजन के सवाल आते हैं कि एक फॉर्मूला आपने बता दिया सर अभी I बटे NaE, लास्ट स्लाइड पे बताया था EV बटे ml इंटू टॉ। अब क्वेश्चन आ जाए लेंथ को डबल कर दें तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
बच्चा भयंकर परेशान होता है। इस फॉर्मूले से देखेगा तो कहेगा लंबाई को डबल, तो ड्रिफ्ट हाफ। इस फॉर्मूले से देखेगा इसमें लंबाई आ ही नहीं रही है, आंसर है नो चेंज। वहां से आ रहा है हाफ, यहां से आ रहा है नो चेंज। और मजे की बात है दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। कारण कारण क्वेश्चन में गिवन क्या पैरामीटर है इस बात से डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा आई कांस्टेंट, तो बताइए देन वी विल यूज वी डी बराबर आई बटे एनी। और अब अगर वो लेंथ को डबल करेगा तो वी डी में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट गिवन होगा बेटा, तो फिर मैं यूज करूंगा वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉ। अब बताइए वी डी लेंथ के इनवर्स है, लेंथ को डबल करूंगा देन वी डी बिकम्स हाफ। इस बात को समझिए, यहां अच्छे अच्छे बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए देखिए मैंने लिखा है परेशानी, प्रश्न आया लंबाई डबल, अब क्या सोचूं। सिंस ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स, तो प्रश्न करते समय एग्जामिनर को देना पड़ेगा मैंने क्या कांस्टेंट रखा है, आई, तब आप ये लगाइए। अगर वो कहे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा है, तब ये लगाइए। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है आई कांस्टेंट तो ये लगाएं, अगर क्वेश्चन में गिवन है वी कांस्टेंट तो दूसरा फॉर्मूला लगाइए। यहां रुकूंगा 5 मिनट, जल्दबाजी नहीं करनी मुझे। ये छोटे छोटे असर्शन रीजन के सवाल थ्योरेटिकल, आज मैंने आपको कहा न्यूमेरिकल तो है ही नहीं। तो लंबाई डबल पे आंसर बताइए, लंबाई डबल पे 2 आंसर हैं, नो चेंज भी सही है, हाफ भी सही है। डिपेंड्स क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन में आई कांस्टेंट है तो आंसर है नो चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो डीपीपी 1 की 2 किसको नहीं मिली, हाथ खड़ा करो। 1 2 मिल गई सबको, 3 4 सबको आ गई, 3 4 2 डीपीपी मिली हैं, देखें आप 3 3 के अंदर ही 4 है, साथ में ही है वो। अब आप देखो 1 2 तो चलो सवाल हैं, 3 4 में एक नई चीज है। ये सवाल सारे सर्किट के हैं, सर्किट में ही सारी दिक्कत आती है। पर आप देखो सब डरावने हैं। मैंने क्या किया, इसी के पीछे सॉल्यूशन भी है, देखो जिस स्टाइल से मैं कराऊंगा इससे क्या होगा आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि सर्किट में बड़ा डर लगता है, खूब सारे सवाल बनते हैं, फिर क्या गलतियां होती हैं। तो मैंने ये ध्यान रखा या 2-3 सवाल मैं कराऊंगा पर बच्चा घर पे 10 में अटके नहीं। देखो तुरंत पीछे सॉल्यूशन है। इसी तरह डीपीपी नंबर 4, अच्छा 4 में भाई ने एक नई लाइन भी लिख दी, चलो देखो डीपीपी नंबर 4 देखो, बढ़िया लिख दिया। बच्चों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना काफी नहीं होता। जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक रियल मजा और क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए रोज न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करो, यही आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा और एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी देगा। बात भी सही है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप देखो पीछे सॉल्यूशन भी दिए हैं, इससे क्या है यहाँ क्या गलतियां होती हैं, कभी प्लस माइनस की गलती हो रही है, कभी डायरेक्शन गलत ले रहे हैं, तो सब एकदम बढ़िया पीछे सॉल्व भी कर दिया। मैं भी कराऊंगा, समझाऊंगा, पर घर पे क्या आप तुरंत चेक कर सकते हैं अपनी गलती, तो क्या आपको डाउट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और उसी स्टाइल से सॉल्व किया है जैसा मैं अपनी नोट्स में भी पढ़ाते समय करवाऊंगा। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे ना, करंट का डर छूमंतर हो जाएगा।
और करने हैं भाई खूब सारे सवाल, छोड़ना नहीं है कहीं भी, तो इनको संभाल के रखिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी तरह का कोई लापरवाही मत करो, रोज का काम रोज करो। कुछ ले बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स क्या हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आई कांस्टेंट है या वी कांस्टेंट है, लिख के देगा वो। बोलो क्या बात ओके है क्या, आगे बढ़ें क्या? चलिए लिखें करंट डेंसिटी। भैया आज होमवर्क है, किसी तरह का कोई लापरवाही मत करना, होमवर्क के बिना काम नहीं चलेगा। करंट डेंसिटी लिखें, करंट डेंसिटी लिखें पहला। अब एक बार बोर्ड पे साथ साथ लिख लो, साथ साथ लिख लो, बातचीत बंद करो। तीनों पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसको समझाता हूं बढ़िया तरीके से। तीनों लिख लें। सिंबल इसका होता है जे, करंट डेंसिटी। बेसिक फॉर्मूला आपको याद भी है, कई बच्चों ने ऑनलाइन में लिख भी दिया है चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही, करंट अपॉन एरिया। अब समझना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और दो बातें हैं जबरदस्त, एक तो आपको आती है आई बटा ए, पर सही बात क्या है वो देखना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्या है, फॉर्मूले तो आप जानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सही अप्रोच पकड़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखें, ये मेरे पास एरिया है और ये करंट फ्लो कर रही है, एरिया ए। एक नई टर्म डिफाइन करी बड़े लोगों ने, जिसे कहा गया करंट डेंसिटी। एक बार बोल लो, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और इसको कैसे डिफाइन किया बताओ, करंट पर यूनिट एरिया। यहां तक 12वीं का बच्चा जानता है। अब आप एक बढ़िया बात जानिए, ये जो एरिया लिया जाएगा वो हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होता है। देखो फील करो कैसे, मजा आएगा। थोड़ा पेन का कलर बदलता हूं, थिकनेस बदलता हूं। ये तो है करंट, कैसे जा रही है, ऐसे एक्स में। एरिया जो मेरे बच्चे है वो पता है कैसा है, फील कर सकते हो। करंट है ऐसे, एरिया है ऐसे, ये देखिए, करंट ऐसे, एरिया ऐसे। एरिया हमेशा करंट के। अब आप कहोगे क्यों सर, थोड़ा बताओ कारण क्या है। इसका कारण आपको समझ में आएगा, पानी से बताता हूं। ये पानी का फ्लो हो रहा है, नदी में पानी बह रहा है। आपने एक फ्रेम लिया, फ्रेम, फ्रेम एक वायर का फ्रेम बना दिया, ठीक है। वायर लिया और ऐसे इसको चौकोर मोड़ दिया और इसको पानी में ऐसे उतार दिया। अब बताइएगा, इमेजिन करिए, फिजिक्स छोड़िए, दिमाग खोलिए धीरे धीरे, मस्त। अब बताइए, नदी का पानी फ्लो हो रहा है, क्या इस फ्रेम से निकलेगा? बिल्कुल। अगर मैं फ्रेम ऐसा रख दूं तो, ऐसा रख दूं तो, क्यों? ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा। ये देखिए, पानी ऐसा चला जाएगा। इसका मतलब वही पानी, वही फ्रेम से पानी निकल रहा है जो नदी के परपेंडिकुलर है।
कल को अगर एरिया ऐसा हो जाए मेरे बच्चे, दिमाग लगा, तो बता क्या करेगा, निकलेगा क्या? हाँ, पूरा या कम? कम। तो इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट, एक ये वाला, एक ये वाला। इस वाले का बता प्रभाव, इस वाले का प्रभाव, जो एरिया पैरेलल है उससे पानी नहीं निकल रहा। आप हर चीज को रटने का प्रयास क्यों करते हैं? थोड़ा सा 5 मिनट उस पर देखो ना यार, थोड़ा कल्पनाशील बनिए। नदी, पानी बह रहा है, इस दीवार से इस दीवार में पानी बह रहा है, ये आपने फ्रेम ऐसा पानी में रख दिया। फ्रेम को कल्पना करिए, एक वायर है जिसको ऐसे आपने चौकोर मोड़ दिया। अब बताइए इस स्थिति में पानी क्या मैक्सिमम जाएगा? सोचो फ्रेम ऐसा हो तो पास ही नहीं होगा पानी, ऊपर से और नीचे से क्रॉस कहां हुआ? अगर ऐसा कर दें तो कुछ होगा, कुछ होगा। तो बताओ कौन सा एरिया काम का है, परपेंडिकुलर या पैरेलल? देख कितनी अच्छी परिभाषा लिखी है, देख ध्यान से देख। करंट पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब जैसे सब थोड़ा और कठिन करो, ये तो छोटे बच्चों का है, अब मैं थोड़ा इसको और अच्छा बनाता हूं और बढ़िया चीज सीख के जाओ यार, मन खुश करे आपका। सर अगर एरिया ऐसा हो जाए, एरिया ऐसा हो जाए सर, अब बताइए कौन सा एरिया काम का? ए ले लूं क्या? ए ले लूं क्या? नहीं, ए के क्या करूं? कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट बता, ए कॉस थीटा। ये वाला, ये काम का? सर इससे पास ही नहीं होगा सर। अब बता जे क्या होगा? आई बटे ए नहीं, इसको इधर ले जा, तो आई बराबर जे ए कॉस थीटा। और याद कर कॉस थीटा है, परवेश सर को याद कर, जे डॉट ए, जे डॉट ए। क्यों डॉट ही क्यों आया? कॉस थीटा है, साइन थीटा होता तो क्रॉस आता। और बढ़िया बात सिखाता हूं, डॉट प्रोडक्ट करने से आंसर स्केलर आता है, और तू खुद देख डॉट करने से आई आ रहा है, एंड आई इज अ, सारी बातें बिल्कुल सेट हो रही है। मैक्सिमम सवाल तो तेरे जे बराबर आई बटा ए से ही सॉल्व होंगे, पर कभी अगर एरिया ऐसा टेढ़ा हो तो तुझे समझ में आना चाहिए ए नहीं, ए कॉस थीटा यूज होगा। इस पर भी एक न्यूमेरिकल है मॉड्यूल में, इस पर भी एक न्यूमेरिकल दिया है मैंने, आई बराबर जे डॉट ए, आई बराबर जे डॉट ए। पहले नोट कर, इस वाली स्लाइड में देख कुछ रह गया हो तो। यूनिट देख, यूनिट, यूनिट सोच, जे बराबर आई अपॉन ए, आई एम्पियर, एरिया बताइए ए या ए कॉस, ए या ए कॉस? क्या बात ओके है? देख ले अच्छे से। तो ध्यान दे, अच्छे से बता कौन सा एरिया काम का है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। और तुझे फील भी आनी चाहिए, पैरेलल अगर एरिया होगा तो वहां से कोई फ्लो नहीं हो रहा। चलिए यहां तक सब ओके है क्या? देख लो, एक बार फॉर्मूला याद कर लो, आई बराबर जे डॉट ए, आई बराबर, 3-4 बार बोलो, एक एक टर्म बोलो, दोस्ती हो जाए। आई करंट, जे करंट डेंसिटी, ए एरिया, डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला आई बराबर जे डॉट ए। ए काम का है या ए कॉस थीटा? ए कॉस थीटा। क्या बात ओके है? चलिए साहब अगला आइए, ओम्स लॉ। अगला आइए ओम्स लॉ। आज पढ़ने का बहुत सारा है। अब ओम्स लॉ आप जो 10वीं से 12वीं से जानते हैं वो है V बराबर आई आर, और ये फर्जी फॉर्म है। सही फॉर्म
जो आज हम पढ़ेंगे वो है J बराबर सिग्मा ई। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सही यही है, वहां से वो डिराइव हो जाएगा, पर बेसिक फॉर्म है J बराबर सिग्मा ई। कहां से आया अभी 1 मिनट में समझाऊंगा। सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। सर हमने तो रजिस्टिविटी सुना है। अरे वो सिग्मा का क्या होता है, उल्टा। इनसे डर हटाइए, नहीं तो टर्म के नाम से दोस्ती नहीं करेंगे तो उलझते रहेंगे। सिग्मा कंडक्टिविटी, रो रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी से उल्टा होता है। आज होमवर्क है 1.1 पूरी, 1 से 20-21 सवाल हैं, पूरी करिए। डीपीपी नंबर 1 शुरू कर दीजिए, जितने कर सकते हैं धीरे धीरे करिए। रोज आपको कहते हैं, और सच बात यही है, न्यूमेरिकल करने से ही डर हटेगा। अब J बराबर सिग्मा ई, सर कहां से आया 1 मिनट में समझा दो, बिल्कुल आ जाएगा। I बराबर होता है NaEVD। सभी लोग बोर्ड पे देखो, I बराबर होता है NaEVD। अब बोर्ड पे देखते जाना, बोर्ड पर A नीचे जाएगा तो I बटे A, NeVD का फॉर्मूला E अपॉन M इंटू टॉ। देख ले बिल्कुल धीरे धीरे, पहला फॉर्मूला ओके देख ले, I बराबर NaVD, हर बच्चा सीख सकता है। बंटी बोर्ड पे देख, मोबाइल छोड़, एरिया नीचे जाएगा I बटा A। अब ध्यान से बता, I बटा A J, ये N, E और E स्क्वायर, M टॉ इंटू E। देख सब टर्म आ गई क्या, N आ गया, E आ गया, टॉ आ गया, M आ गया। अब ध्यान से देख, ये सब क्या है, कांस्टेंट। कैसे गुरुजी, आओ जा एक बार बोल ले। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हाँ सर मैं तो नहीं बदल सकता। इलेक्ट्रॉन का मास, सर मेरी औकात से बाहर है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर मीटर क्यूब कांस्टेंट रहती है। आप और मैं कॉपर के अंदर जाके उसको बदल, इसका मतलब ये सब क्या है, कांस्टेंट। इसे क्या मान लिया, सिग्मा। J बराबर सिग्मा ई। कोई आपसे पूछ नहीं रहा, पर ऐसा फॉर्मूले देखने से चीजें समझ में आती हैं, फॉर्मूले याद होते हैं। घर पे भी रफ कॉपी लेके बैठे हैं तो उससे क्या है, चीजें साथ साथ लिखते जाएंगे ना, बड़ा बढ़िया समझ में आता है। याद करना अलग बात है, J बराबर सिग्मा ही याद ही करना है, पर थोड़ा देख लिया, थोड़ा उन फॉर्मूले से खेल लिया, रफ कॉपी साथ में लिख के लिखते रहे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में। सवाल बनते हैं, पता है सवाल बनना ही मोटिवेशन है सबसे बड़ा। बाकी कितने आप YouTube पे वीडियो देख लो, हमसे कितना भी सुन लो, मोटिवेशन आता है जब सवाल सही होते हैं। 5 सवाल सही हो गए, 8 सवाल बन गए, आंसर मैच कर रहे हैं, वो पता है एक मोटिवेशन देता है। पन्ने पलट लो, देखो आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और बातें सिखाई हैं इतनी सारी, देख लीजिए। 2 लेक्चर हो गए हैं करंट के, बढ़िया, इनको बढ़िया पढ़ो, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो। अब 1 साल नहीं है, 1 साल नहीं है, 8 महीने ही है। सितंबर से गिन लो अप्रैल तक, अब कोई 1 साल कहाँ है, 8 महीने। और मार्च अप्रैल छोड़ दो, वो तो जाएगा रिवीजन, 1 शॉट तैयारी में। 6 महीने पढ़ना है ईमानदारी से, मन कठोर करके, बस। चलिए धन्यवाद।